सेक्शन ए गेट 2020 केमिस्ट्री पेपर। तो इस सेक्शन में सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट टेम्परेचर इंट्रोपी वेरिएशन ऑन कार्बेट साइकिल। तो इनमें से वो कौन सा ग्राफ है जो इंट्रोपी और टेम्परेचर चेंज को दर्शाता है वाइल कार्नेट प्रोसेस। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मेनली सभी बच्चे इस तरह के साइकिल को, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के कार्नेट साइकिल को आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर के ट्रेंड को पूछा गया। तो मेनली प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में आपको पता है 4 पाथ होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइडियाबैटिक कंप्रेशन। जब हम लोग इसको इंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसके लिए इक्वेशन होता है del S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन del Q बाई del T फ्रॉम पाथ A टू B, या कोई किसी चेंज होने वाले पाथ पे हम लोग इंट्रोपी चेंज इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप इंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं कि किसी साइक्लिक प्रोसेस में एक फिक्स टेम्परेचर पे हम 2 इंट्रोपी अचीव कर सकते हैं या चेंज इन इंट्रोपी अचीव कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है इसके लिए ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए एक फिक्स टेम्परेचर पे, मतलब कि फिक्स टेम्परेचर मतलब T1 एंड T2 बराबर हो गया तो हम ऑब्वियस है वहाँ पर इंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। सिमिलरली T3 और T4 बराबर हो गया तो ऑब्वियस है इस फिक्स टेम्परेचर पे हम इंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो सही ट्रेंड ऑफ ग्राफ हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो आंसर नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द रेडिकल रिएक्शन बिलो द करेक्ट क्लासिफिकेशन फॉर स्टेप 2 एंड 3। तो बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है जहाँ पर ब्रोमीन जो है का एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, बाय फ्री रेडिकल पाथ। तो यहाँ पर जो स्टेप नंबर 2 है और स्टेप नंबर 3 का क्या सटीक नाम होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एकदम आसान रास्ता बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ कि इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का 3 स्टेप होता है। एक होता है इनिशिएशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। इस स्टेप को याद करने का सबसे आसान तरीका, इनिशिएशन में हर समय याद रखिएगा कि आपके प्रोडक्ट साइड में रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, एक रेडिकल बनेगा। प्रोपगेशन को पकड़ने का तरीका, प्रोपगेशन आपका मतलब क्या होता है, प्रोपगेट करना। तो प्रोपगेशन में क्या होगा, आपका जो रिएक्टेंट में जो रेडिकल होगा उसका किरदार बदल जाएगा। रेडिकल का संख्या वही रहेगा लेकिन किरदार बदल जाएगा। मे बी पोजीशन उसका बदला हुआ मिलेगा, या तो उसका जो एटम होगा वो बदल जाएगा, या जो जिस पे अब रेडिकल का साइन आया उसका साइज बदल जाएगा, ठीक है, प्रोपगेशन। और टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि रिएक्टेंट में आपका रेडिकल रहेगा, लेकिन जब प्रोडक्ट साइड में जब रिएक्शन खत्म होगा तो वहाँ पर वो इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल या स्टेबल मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे Br था, स्टेबल मॉलिक्यूल था, प्रोडक्ट में रेडिकल बना, मतलब प्रोडक्ट में रेडिकल बना, मतलब ये इनिशिएशन स्टेट है। प्रोपगेशन में बोला किरदार बदल जाएगा। तो यहाँ Br से रेडिकल स्टार्ट हुआ लेकिन यहाँ पर CH3 पे रेडिकल आ गया, ठीक है। यहाँ पर CH3 पे था, आप देखिए फिर से Br पे आ गया। तो इस तरह का जहाँ रिएक्शन देखिए जहाँ पर आपका किरदार बदल जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेडिकल का किरदार बदला हुआ नजर आएगा, दैट इज प्रोपगेशन। और टर्मिनेशन में क्या होगा, 2 रेडिकल 3 रेडिकल अपने में जुट के एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बता देता है, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन में देखिए स्टेप नंबर 1 में न्यूट्रल मॉलिक्यूल रेडिकल बन रहा था, तो ट्रिक क्या है, जहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन हो इनिशिएशन। स्टेप 2 और स्टेप 3 में देखिए यहाँ पर Br था लेकिन प्रोडक्ट में H किरदार बदला हुआ नजर आ रहा है, यहाँ H था यहाँ Br नजर आ रहा है, मतलब यहाँ किरदार आपका बदल जा रहा है, कंस्टिट्यूएंट एटम बदल रहा है, रिएक्टेंट और रेडिकल का संख्या सेम रह रहा है। तो ये जो है स्टेप 2 और स्टेप 3 एक प्रोपगेशन रिएक्शन है। तो इसका जो सही आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चेन प्रोपगेशन। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 का जो सबसे सटीक नाम है वो है चेन प्रोपगेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल अलाउ द फ्लो ऑफ व्हाट। मतलब कि जो सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज़ करते हैं गैल्वेनिक सेल में वो किस चीज़ का फ्लो को
अलाउ करता है। तो आइए जानते हैं इसका फंक्शन। आपको पता ही है गैल्वेनिक सेल में जो आपका सॉल्ट ब्रिज लगा रहता है उसका फंक्शन है मतलब कि सेल को का न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। तो आइए जानते हैं इसका फंक्शन। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन है वो ZnS जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहा है, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पर जो सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर लगा हुआ है उसका फंक्शन ही है कि ओनली जो उसके अंदर आयन मौजूद है उस आयन को यूज़ करके जो यहाँ पर आपका एक्सेस चार्ज बन रहा है, कह सकते हैं जो आयंस बन रहे हैं, सल्फेट आयंस जो बन रहे हैं या जो मेटल आयन के फॉर्म में डिसोल्यूट हो रहे हैं, जो वो चार्ज जो वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उसको न्यूट्रल नहीं किया गया हो सकता है कि गैल्वेनिक सेल काम करते कुछ दिन के बाद ब्लास्ट कर जाए, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाएगा कि उसके चलते गैल्वेनिक सेल को खतरा है। तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए मेनली हम लोग यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं और ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है उस डिपॉजिटेड चार्ज को न्यूट्रल बनाना। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि समय समय पर रेगुलरली आयन को मतलब कि सॉल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल आयंस के मूवमेंट को अलाउ करता है। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर था वो था आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूक्लियो बेस नॉट फाउंड इन डीएनए इज। तो पूछ रहा है कि इन चारों में से वो न्यूक्लियो बेस कौन सा है जो डीएनए में नहीं पाया जाता। तो इसका तो आंसर आप लोग सभी को पता ही होगा, यूरासिल। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डीएनए और आरएनए दोनों का स्ट्रक्चर दिया है। तो आपको पता है कि डीएनए में डबल स्टैंड होता है और आरएनए में सिंगल स्टैंड होता है। तो डीएनए में मेनली जो 4 न्यूक्लियर बेस पाए जाते हैं वो होते हैं एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन। तो आपको फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि एडेनिन और थायमीन जो डीएनए में पाए जाते हैं उसके बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो याद रखिएगा एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। तो ये फ्यूचर में आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि आरएनए में कौन कौन सा न्यूक्लियो बेस होता है या कौन सा न्यूक्लियो बेस नहीं होता है। तो याद रखिएगा आरएनए में आपका होता है एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन और साइटोसिन। तो अगर यही क्वेश्चन फ्यूचर में आपको घुमा कर आ जाए कि आरएनए में कौन सा न्यूक्लियर बेस नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा आरएनए में आपका थायमीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको फ्यूचर में गेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था यूरासिल। यूरासिल न्यूक्लियो बेस डीएनए में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 3 स्ट्रक्चर दिया गया है 1 2 3 और आपको इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट को पकड़ना है। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन में देखिए जो बातें की जा रही हैं वो 2 मेजर पॉइंट पे किया गया है, रेजोनेंस और दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो मैं बता दूं कि कहीं पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर का रिलेशन निकालने के लिए आपको जो शॉर्टकट याद रखना है वो हर समय याद रखना है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है, या बोल सकते हैं कि एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, पोजीशन ऑफ खाली पाई बॉन्ड चेंज होगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ अगर आपको कहीं पकड़ना है कि कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का रिलेशनशिप है कि नहीं, तो हर समय याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर वो आइसोमर होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, खाली मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट या पैटर्न ऑफ
एटॉमिक अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आपको हर समय याद रखना है किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर पकड़ना है कि दोनों में रेजोनेंस स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप है कि नहीं, या दोनों कैनोनिकल फॉर्म है कि नहीं, तो आपको हर समय याद रखना है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एटॉमिक अरेंजमेंट हर समय सही रहेगा, खाली पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है। तो आइए पहले में देखिए, पहले, दूसरे और तीसरे में पाई बॉन्ड का पोजीशन तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन मतलब एटम का अरेंजमेंट, एटम का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर NH यहाँ पर है, लेकिन इस पे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो NH बॉन्ड है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं ये तीनों स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ तो ये फेल हो गए, वो क्राइटेरिया में फेल हो चुके। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है? तो गौर कीजिए कि सब में नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ कार्बन सेम है। ठीक है, लेकिन सबका पोजीशन अलग है। तो ये एक तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर दोज आइसोमर विच हैव सेम नंबर ऑफ या हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। तो ये हम कह सकते हैं ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी, 1 2 3 आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड 1 to 4 इज। तो पूछ रहा है यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इनका आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जब भी आपको फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको इन 3 बातों का ध्यान देना है, ये की पॉइंट को रिमेंबर रखना है। क्या वो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है? प्रायोरिटी में फिर से बता रहा हूँ, पहला प्रायोरिटी है क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। दूसरा, नंबर ऑफ कार्बन चेन, याद रखिएगा जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तीसरा, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट हर समय ब्रांच चेन से ज़्यादा होता है। हर समय याद रखिए स्ट्रेट चेन कार्बन एटम्स या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच कंपाउंड। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेट चेन कंपाउंड का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो पहला मैंने प्रायोरिटी क्या बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए इसमें से कौन कौन कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आपको पता है ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसका मतलब ये तो पता होगा कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब देख रहे हैं 1 3 और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो दूसरा आइए कार्बन की संख्या काउंट कीजिए। मैंने बताया था जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन चेन उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3। तो इसका मतलब यहाँ से तो हो गया कि ये कंपाउंड का इन दोनों कंपाउंड से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, हाँ कि ना। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। अब इन दोनों में स्टार्ट कीजिए, क्राइटेरिया नंबर 3 लगा दीजिए। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, ब्रांचिंग। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच्ड है, तो ऑब्वियस है इसका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन का ब्रांच से ज़्यादा होगा। तो क्या हो गया, ये 1 ये 3 सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर ये। तो इसका जो सही आंसर था ये था। तो आपको ये 3 की पॉइंट को हर समय याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड को हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये एक बहुत आसान क्वेश्चन था, हर समय याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फाइड को हम जब भी हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो फॉस्फीन गैस का फॉर्मेशन होता है, साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसमें से जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स। पूछ रहा है कि जब फॉर्मिक एसिड HCOH को जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे क्या होगा। तो आपको पता है ये सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, पानी रिमूव करता है। तो चुपचाप कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी निकाल दीजिए। तो जैसे ही आप पानी निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOH, जिससे हमने पानी निकाल दिया।
तो क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए था। तो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं ये सब कह सकते हैं मतलब मार्क स्कोरिंग है, इसको इसमें कभी भी गलती नहीं किया जा सकता। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं IIT जैम के एग्जाम में आप गुनाह कर रहे हैं। क्वेश्चन 9, द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म स्क्वायर प्लैनेट ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री आर। पूछ रहा है कि बताओ कि जो स्क्वायर प्लानर और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो ज्योमेट्री होता है उसको बनाने में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्क्वायर प्लानर कुछ इस तरह से होता है, तो ऑब्वियस है इसका 4 लिगेंड चारों कोना पे होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल आराम से पहुँचता है, तो ऑब्वियस है ये XY डायरेक्शन में होता है, तो इसका होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का जो ऑर्बिटल आपको पता है ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन में बॉन्ड होता है वो लंबा होता है। तो इस एक्सिस में कौन सा हमारा ये कौन सा एक्सिस है, अगर ये x है और ये y है तो ये x है ये y है तो ये z हुआ, तो dz स्क्वायर। तो ऑब्वियस है इसका जो सही आंसर था वो था स्क्वायर प्लानर के लिए dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के dz स्क्वायर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, द अमीनो एसिड विथ R कन्फिग्रेशन इज। तो RS का जो क्वेश्चन होता है ना ये हिट क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर ही लीजिए क्योंकि ये हर साल गेट और जैम में या नेट में तीनों एग्जाम में गिरना ही गिरना है एक क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर भी गिर गया, 2018 में भी गिरा था सेम क्वेश्चन, 2018 में गेट का क्वेश्चन में ये गिरा था इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस को R और S निकालने के लिए जो रूल होता है वो CIP रूल होता है, केन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। तो आइए मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, इसको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आपको 3 पॉइंट हर समय याद रखना है। पहला कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। दूसरा कि हर समय याद रखिए जब इस तरह का बॉन्डिंग होगा तो लिस्ट प्रायोरिटी आइटम हर समय वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अगर वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है तो आपका जो कन्फिग्रेशन है जो अगर R आ रहा है तो वो फ्लिप होकर S हो जाएगा। सिमिलरली आपको याद रखना है अगर आपका वो डैश बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन में हो, डैश और सॉलिड बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन में होगा, तो यही जो रूल है वहाँ पर चेंज हो जाता है कि द लीस्ट प्रायोरिटी आइटम शुड बी ऑलवेज अलोंग द डैश बॉन्ड। अगर वो डैश बॉन्ड में नहीं है तो वो आपका वहाँ पर भी कन्फिग्रेशन R की जगह S या S की जगह R फ्लिप होता है। तो आइए सबसे पहले क्या बोलते हैं, डिसाइड द प्रायोरिटी। तो डिसाइड प्रायोरिटी करेंगे, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर C के बाद O है, ये सेकेंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, जो फोर्थ वाला है ना उस एटम को आपको पकड़ लेना है, जस्ट लाइक छाता का डंटा होता है ना उसे पकड़ लेना है, और ये तीनों लिगेंड को घुमाना स्टार्ट कीजिए प्रायोरिटी के ऑर्डर में। तो किस तरह का रोटेशन आ रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मेरा R आ रहा है। अब मैंने जो बोला कि लीस्ट प्रायोरिटी आइटम वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या आपका लीस्ट प्रायोरिटी आइटम हाइड्रोजन वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, कन्फिग्रेशन फ्लिप हो जाएगा। तो R था उसकी जगह क्या आ जाएगा, S। तो आपको R पूछा है मतलब ऑप्शन ए नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटी मैंने डिसाइड किया, ठीक है, फिर जो लिस्ट प्रायोरिटीज़ को पकड़ लीजिए और तीनों घुमाइए, 1 2 3 1 2 3। ये कैसा एंटी क्लॉक, क्या आपका लिस्ट प्रायोरिटी आइटम वर्टिकल पे है, नहीं है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो फ्लिप हो जाएगा। तो R, तो आपका बी ऑप्शन सही था। आइए C और D को भी देखते हैं। मैंने पहले प्रायोरिटी डिसाइड किया 1 2 3, लिस्ट प्रायोरिटी आइटम को आपको फिक्स कर देना है और बाकियों को घुमाइए। कैसे घूम रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज R। क्या आपका लिस्ट प्रायोरिटी आइटम वर्टिकल में नहीं है तो क्या हो जाएगा, S। C भी नहीं है, R कन्फिग्रेशन। D भी सिमिलरली आपका R था लेकिन लिस्ट प्रायोरिटी आइटम वर्टिकल डायरेक्शन में तो S हो गया। तो इसमें A C D जो है S कन्फिग्रेशन है, ओनली B जो है वो आपको R कन्फिग्रेशन। तो आपको ये जो ट्रिक है अगर इससे आप सॉल्व कीजिएगा तो RS कन्फिग्रेशन आप कभी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, एट कांस्टेंट प्रेशर द U वर्सेस T डायग्राम फॉर अ प्योर सब्सटेंस दैट सप्लाई इज। तो पूछ रहा है कि आपको एक प्योर सब्सटेंस दिया हुआ है तो उसका जो केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर का वेरिएशन का जो ट्रेंड होगा डिफरेंट फेज में, सॉलिड लिक्विड गैस में, वो कैसा होगा।
तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको पता ही होगा केमिकल पोटेंशियल, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है दैट इज़ V del P माइनस S del T। यहाँ मैं VM लिखा हूँ मतलब मोलर वॉल्यूम और SM लिखा हूँ मोलर इंट्रॉपी। तो आपको क्वेश्चन ने बता दिया है कि कांस्टेंट प्रेशर है, तो वहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल माइनस का फार्मूला क्या होगा, del U इज इक्वल टू माइनस SM del T, हाँ कि ना। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हाँ कि ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है माइनस एम आपको क्या देगा, स्लोप देगा। तो मैंने डी यू बाई डी टी को एक तरफ कर दिया कौन सा, एस एम। तो एस एम का जो वैल्यू होगा वो ग्राफ का आपको स्लोप देगा, ठीक है। तो अब आइए, आपको पता है कि सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा इंट्रॉपी किस फेज़ में होता है, गैस में, क्योंकि वहाँ पर डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज़्यादा होता है, सॉलिड का सबसे कम होता है, हाँ कि ना। तो ऑब्वियस है अगर इस ट्रेंड को हम स्लोप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि गैस का जो नेगेटिव स्लोप होगा, माइनस एस यहाँ क्वांटिटी की वैल्यू नहीं है, माइनस बता रहा है कि जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। तो ऑब्वियस है तो स्लोप का ट्रेंड क्या होगा, ऑब्वियस यही होगा कि जो गैस का जो नेगेटिव स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा और फिर उसके बाद लिक्विड का होगा, फिर सॉलिड का होगा, हाँ कि ना। तो हम इस ट्रेंड से बोल सकते हैं कि जो गैसियस स्लोप होगा वो ज़्यादा नेगेटिव होगा और सॉलिड का ज़्यादा कम नेगेटिव होगा। तो आइए तो देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला, गैस का नेगेटिव स्लोप सबसे ज़्यादा होगा, तो इन दोनों में तो नेगेटिव स्लोप है ही नहीं, तो ये बी और डी तो गलत हो गए। ए और सी में आपका नेगेटिव स्लोप है, गैस का सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड का होगा, फिर सॉलिड का होगा। तो इसमें देख रहे हैं वो ट्रेंड, हाँ कि ना। लेकिन इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे आते ही लिक्विड का जो नेगेटिव स्लोप है, या बोल सकते हैं यहाँ पर सॉलिड का जो स्लोप है वो लिक्विड को ओवरकम क्रॉस ओवर कर जा रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि सॉलिड का डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम होता है और गैस का सबसे ज़्यादा होता है और बीच में लिक्विड लाई करता है, हाँ कि ना। तो ये भी ट्रेंड आपको याद रखना है। तो लेकिन इस पॉइंट पे देखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लैक्चुएशन पे यहाँ पर बता रहा है कि आपका सॉलिड का एंट्रोपी ज़्यादा हो रहा है लिक्विड से, जो कभी संभव नहीं है। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर था वो था आंसर नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए गैस का नेगेटिव स्लोप सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लिक्विड का है, फिर सॉलिड का है। फिर इंट्रॉपी का बात करते हैं तो हाँ, गैस का इंट्रॉपी सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर सॉलिड का होता है। इस हिसाब से ये जो ऑप्शन है वो सबसे सटीक है। तो इस आंसर क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो आंसर नंबर 3 था, सी था। क्वेश्चन नंबर 12, द फोर्स कांस्टेंट फॉर HCl and DCl are same and both can consider as a harmonic oscillator. The HCl has a fundamental vibration transition of 2886 cm. The ratio of 0 point energy of HCl to DCl is. तो ये एक बहुत ही मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है और लेकिन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चों का न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेंडेंसी है या एप्टीट्यूड है वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको पता है कुछ पॉइंट को याद रखना है। ये फार्मूला जो पहला होता है फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को निकालने का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई रूट अंडर के यू। के आपका है फोर्स कांस्टेंट और यू है रिड्यूस मास, ठीक है। रिड्यूस मास फार्मूला आपको पता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। दो एटम के बीच में जो मास जो रेशियो होता है उसको रिड्यूस मास बोलते हैं, उससे आपको निकालना है। और 0 पॉइंट एनर्जी का फार्मूला होता है h/2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, HCl सबसे पहले आपको हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का फ्रीक्वेंसी निकाल दो। HCl के लिए आपको निकालना है, फिर DCl के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट आपको पता है 516 न्यूटन पर मीटर, हाँ कि ना। रिड्यूस मास निकाल देंगे वही फार्मूला लगा के m1 m2 बाई m1 प्लस m2 30 पाई। HCl का क्या होगा 35 प्लस इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35 इंटू आपको ये जो मास है AMU में है तो उसको kg में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको 1.66 इंटू 10⁻27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका कुछ वैल्यू आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ HCl आएगा 8.97 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली DCl का तो यहाँ पर ड्यूटेरियम आ गया तो 2 हो जाएगा सिंपली, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसका वैल्यू आता है 6.43 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स, हाँ कि ना। अब आपको अगर फ्रीक्वेंसी मिल गया तो आप 0 पॉइंट एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, ऑब्वियस निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला पुट करेंगे मेरा 0 पॉइंट एनर्जी निकल जाएगा। तो वही मैंने किया,
एच प्लैंक कांस्टेंट पुट कर दिया, फ्रीक्वेंसी पुट डिवाइड कर दिया, तो आपको जो वैल्यू मिला वो जूल्स में मिल जाएगा। तो क्या आया, HCl का 2.97 -20, DCl का आया 2.13 20 -20। जब ये निकल गया, इसका रेशियो निकाल देना है, तो आपका जब रेशियो लीजिएगा तो आएगा 1.395। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा लेंदी था। तो इसीलिए बोला आपको अगर जैम क्वालिफाई करना है या अच्छे रैंक से क्वालिफाई करना है तो थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्विंग एप्टीट्यूड तो रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। देखिए 1.395। क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्सेस आर एस टी इज। तो यहाँ पर आपको 3 मैट्रिसेस दिया हुआ है और आपको बोला कि इनमें से चारों में से ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट डिटरमाइन इन तीनों मैट्रिसेस का डिटरमाइन पे परफेक्टली फिक्स होता है या परफेक्टली सूट करता है, हाँ कि ना। तो ये मेनली मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, जो बच्चे ऑनर्स के हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स के, जिन्होंने सब्सिडियरी मैथ्स रखा है, वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने सब्सिडियरी सब्जेक्ट जब आपने लिया होगा सेकेंड ईयर में या बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो ये आपको पढ़ाया गया था। तो आपको बेसिकली 3x3 मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो आपको सिंपली लेबनिज फार्मूला याद होगा, आपको वो पुट करना था और तीनों का वैल्यू निकालना था और कंपेयर कर लेना। सबसे आसान तरीका ये है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर आपको 3x3 मैट्रिसेस दिया है तो उसका फार्मूला होता है A इंटू ई आई माइनस एफ एच, ए इंटू ई आई माइनस एफ एच। फिर जो बीच वाला कॉलम होता है उसके लिए नेगेटिव साइन आता है, तो B इंटू डी आई माइनस एफ जी, इसके लिए होगा तो डी आई माइनस एफ जी। फिर थर्ड C, ये वाले कॉलम के लिए आपका यही होगा, C यहाँ रखेंगे, फिर प्लस का साइन आएगा, तो क्या होगा डी एच इंटू ई जी पुट कर देना है। तो सिमिलरली यहाँ सब में वही मैंने किया, डिटर्मिनेंट लेबनिज फार्मूला लगा दिया, सबका वैल्यू कैलकुलेट किया और कंपेयर कर लिया। तो मैंने देखा कि R डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस R और T सेम है और S का -35, तो क्या रूल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ R इज इक्वल टू T इज नॉट इक्वल टू S। तो इस हिसाब से आप आइए अब ऑप्शन में देख लीजिए। तो आप ऑप्शन देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ R इज इक्वल टू S बट नॉट इक्वल टू T। तो कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ सही लग रहा है, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, नॉट सी, बी। तो ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगेन रिएजेंट केमिस्ट्री आ गया आपका। तो मैं फिर से बता दूं, रिएजेंट केमिस्ट्री आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको इसका अच्छा स्कोर करना है, आपको अच्छा रैंक लाना है, अच्छा आईआईटी में जाना है, तो आपको अपना रिएजेंट केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब आपको एटलीस्ट सबका फंक्शन पता होना चाहिए, और ये बहुत आसान है, इसको याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन है इस रिएजेंट केमिस्ट्री आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैम के लिए मैं बोल दूँ सबसे अच्छा जो सबसे बेसिक बुक है, एस.एन. सान्याल एक बुक है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, वो आसानी से याद हो जाएगा और इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एस.एन. सान्याल, रिएजेंट केमिस्ट्री। क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। 3 रिएजेंट दिया हुआ है, पहला गिग्नार्ड रिएजेंट, फिर है कॉलिन्स रिएजेंट, फिर फॉस्फोरस का इलाइड दिया हुआ है, विटिक रिएक्शन। तो आपको प्रोडक्ट बताना था। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन।
गिगनार्ड रिएजेंट याद रखिएगा, कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं फ्यूचर एग्जाम के एग्जाम के लिए, गेट के लिए, नेट के लिए। गिगनार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम एडिशन कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हर समय 1 2 एडिशन दिखाता है। अगर आपको कॉपर बेस्ड कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया है तो वो 1 4 एडिशन दिखाएगा। तो यहाँ पर हमारा गिगनार्ड रिएजेंट है तो कैसा एडिशन होगा 1 2, वो तो डायरेक्ट कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट करेगा। तो आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन जब भी गिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, हाँ कि ना। चलिए, तो हमारा लेकिन यहाँ वाटर नहीं दिया है तो आपको इस तरह से एनायन के फॉर्म में वो अटैक होगा, ये बनेगा। फिर आपको कोलिन्स रिएजेंट दिया हुआ था, तो कोलिन्स रिएजेंट कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है, CrO3 को जो नेगेटिव चार्ज बना वो CrO3 को अटैक करेगा। फिर यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा, ये CrO3 आपका यहाँ से उठकर यहाँ पर 1 3 ट्रांजिशन होगा, 1 से 3 पोजीशन पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का बनेगा, डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। फिर वो ऑक्सीडेशन करेगा, तो कोलिन्स रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपका कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। और आपको पता है अगर आपका कीटोन है और आपका फॉस्फोइलाइड दिया हुआ है तो क्या होगा, विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन होगा तो आपको चुपचाप सबसे विटिक रिएक्शन याद करने का तरीका, कीटोन का ऑक्सीजन को हटाना है, फॉस्फोइलाइड का फॉस्फोरिक पार्ट को हटाना है और दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हटाया, यहाँ से PPH3 हटा दिया, जोड़ दिए, तो क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, हाँ कि ना। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इसका जो राइट आंसर था आप ही देख ही रहे हैं, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ पॉइंट्स को याद रखिए, मैं रिएजेंट केमिस्ट्री के लिए बता दें। गिगनार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हर समय 1 2 एडिशन दिखाता है। कॉपर बेस्ड ऑर्गेनोमेटल 1 4 एडिशन दिखाता है। PPH3 डबल बॉन्ड CH2 है तो आपको हर समय फिटिक रिएक्शन सोचना है। क्रोमियम बेस्ड ऑक्साइड आपको कहीं भी दिखे तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कोलिन्स रिएजेंट फैमिली में बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कोलिन्स रिएजेंट, वो एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो आपका ये पॉइंट को आपको याद रखना है। क्वेश्चन 16, द ज्योमेट्री ऑफ स्पीसीज Br3 प्लस Br3 माइनस एंड BrF3 रिस्पेक्टिवली। पूछ रहा है कि आपको 3 मॉलिक्यूल दे दिया है, एक 2 आयनिक के फॉर्म में है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में ब्रोमीन का, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है, और पूछ रहा है कि बताओ इन तीनों का ज्योमेट्री क्या होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। मैंने स्ट्रक्चर ज्योमेट्री ड्रॉ करके रखा है। तो Br3 प्लस के पास 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, तो इसका जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। Br3 माइनस 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, सेम गेम, 3 लोन पेयर आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा, 3 आपका एक्सियल पोजीशन पे होगा, 2 Br इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हुआ टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, देख लीजिए। BrF3 सेम, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर आपका एक्सियल पोजीशन में और 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल, तो इसका भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका जो आंसर था वो था आंसर नंबर सी, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड टेट्रागोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन पूछता, अगर या इस तरह क्वेश्चन फ्यूचर में हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है तो इसका sp3, इसका sp3d, इसका भी sp3d। क्वेश्चन नंबर 17, द केज टाइप स्ट्रक्चर adopted by boron hydride B5H11 is। तो बोल रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका केज टाइप जो रिप्रेजेंटेशन है, केज टाइप स्ट्रक्चर का क्या नाम है। तो आइए इसका नाम जानते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको जनरल फार्मूला याद रहना चाहिए। ये इस तरह क्वेश्चन आपको हर साल IIT JAM गेट नेट दिखेगा ही दिखेगा। तो मैं इसका पहले जनरल फार्मूला बता देता हूँ। BnHN को बोलते हैं हाइपर क्लोजो, BnHN2 माइनस को बोलते हैं क्लोजो, नाइडो बोलते हैं BnHN+1+4 को, आर्केनो बोलते हैं BnHN+6 को, और हाइपो बोलते हैं BnHN+8। तो आपका B5H11 था, मतलब आपका Bn का नंबर 5 था, तो पुट कीजिए यहाँ पर क्या होगा B5H52 माइनस, ये फार्मूला है नहीं है। B5 अगर पुट करेंगे तो N9 होगा, क्या इससे मैच कर नहीं कर रहा है। B5H11 देखिए इस जनरल फार्मूला से मैच कर रहा है आपका स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा था, आर्केनोबोरेंस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन डी था। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग स्पीसीज। तो आपको यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ था और आपको बताना था कि इसमें या आपको ऑर्डर बताना था, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, मतलब कि बढ़ते हायर टू लोअर के क्रम में, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका
सॉल्यूशन। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता सकता हूँ या शॉर्टकट बता सकता हूँ जिसको रिमेंबर कर याद करके आप फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर समय याद रखिए कि मेटल पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, या मेटल पे जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा वो मेटल उतना ज़्यादा मेटल कार्बन बैक बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो हर समय याद रखिएगा कि आपको मेटल कार्बन का बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट याद रखना है। जो मेटल जितना बैक बॉन्डिंग करेगा वो उतना स्ट्रांग मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो आप मेटल बैक बॉन्डिंग पकड़ने का क्या तरीका है, हर समय मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज चेक कीजिए। हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट या हाइयर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर विल बी द बैक बॉन्डिंग एंड वीकर विल बी द बॉन्ड स्टेट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स था CrCO6, यहाँ क्रोमियम का चार्ज 0, मैग्नीशियम +1, टिटेनियम -2, ठीक है, और यहाँ CO का -1। तो मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग, जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो यहाँ देख रहे हैं -2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, तो ऑब्वियस है ये मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा। तो सबसे पहले आ गया, देखिए 3, फिर 1 माइनस करेगा, ये आ गया 4, उसके बाद 0 वाला करेगा 1, ये प्लस में चला गया, मतलब इसके पास चार्ज डेंसिटी सबसे कम है तो सबसे लास्ट में आ गया। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ HF। तो ये MOT का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फ्रंटियर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से बताओ हाइड्रोजन फ्लोराइड के पास कितना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और इसी को अदर टर्म्स में हम लोग लोन पेयर्स भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हाइड्रोजन फ्लोराइड का बना के दिखाया है। तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आपका 1 होता है। सिमिलरली फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जब MOT हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ये 1 इससे इंटरेक्ट करेगा तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग बना। तो टोटल हमको 6 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है। तो कितना हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लो लाइंग एनर्जी ऑर्बिटल पहले फिल होगा, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। गौर कीजिए 6 जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एंटी बॉन्डिंग में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, ये बॉन्डिंग में रह गया। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये ना ही बॉन्डिंग में है ना ही एंटी बॉन्डिंग में है। तो इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो पूछा था कितना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं HF में 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयन एंड द नंबर ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम इन अल्युमिनियम बोराइड एनायन बेस कॉम्प्लेक्स। तो बोल रहा है अल्युमिनियम बोराइड बेस आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया है और पूछ रहा है कि अल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर और इसमें कितना ब्रिजिंग हाइड्रोजन है वो बताओ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है किसी भी एटम का क्या होता है कि वो डायरेक्टली कितने एटम से अटैच्ड है या कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बनाया हुआ है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, अल्युमिनियम बोरोहाइड्राइड एनायन का एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। तो देख ही सकते हैं कि ये जो सेंट्रल मेटल अल्युमिनियम है वो 8 हाइड्रोजन से डायरेक्टली बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कितना बोलेंगे, 8। सिमिलरली इसमें देखिए जो ये इसमें बॉन्ड बनाया है बोरोन के साथ, तो बोरोन से अल्युमिनियम के बीच में एक बॉन्ड बनाने में एक ब्रिजिंग हाइड्रोजन आता है। तो ऑब्वियस है इसने ऐसे 8 बॉन्ड बनाए हैं, तो इस हिसाब से कितने ब्रिजिंग हाइड्रोजन हैं, तो कह सकते हैं 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन ए, दैट इज 8। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 एंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन इज ऑल्सो 8। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो आपको ऐसे ही अच्छे अगर आपको कंसेप्ट ट्रिक्स जानना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं आने वाले वीडियोस में और अच्छे कंसेप्ट और क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको फ्यूचर में IIT गेट या जैम या नेट होने वाले एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई कराने में मदद करूँगा। थैंक यू।